अभी जो पीजीटी आने वाला है उस परीक्षा के लिए वे जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है तो उसके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी। तो इसमें से हम देख सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो हम बात करेंगे फतुहात फिरोजशाही। ये जियाउद्दीन बर्नी की नहीं लिखी हुई है, यह है फतुहात फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसके लेखक का कार्य स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जिसका उद्देश्य अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। इसमें इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए किए गए कार्यों एवं नीतियों के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अन्य सभी रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे। अलाउद्दीन खिलजी। ठक्कर पेरुमल एक गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इन्हें सिक्कों, धातुओं एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने गणित एवं मुद्रा तथा रत्नों पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ गणित सार कौमुदी है। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मिला हुआ नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि प्रशासन शब्द जो है और इसका विवरण। खरीदादार कहते हैं फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को खरीदादार कहते हैं। उसके बाद चौधरी कहते हैं परगने का प्रमुख अधिकारी को। पायक पैदल सैनिक। बारगीर सिलेदार घुड़सवार सैनिक। जहांदारी राजव्यवस्था। फिर से देखिए, खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, चौधरी परगने का प्रमुख अधिकारी, पायक पैदल घुड़ सैनिक, बारगीर या सिलेदार घुड़सवार सैनिक और जहांदारी राजव्यवस्था। आइए चौथे प्रश्न पर मिलान करना है। यहाँ मिलान किया हुआ है। दीवाने बंदगान जो होता है दास विभाग, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। दीवाने को ही कृषि विभाग को कहते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था, जो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बनाया गया। और सराय अदल जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। दीवाने बंदगान जो होता है दास विभाग होता है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवाने को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग गयासुद्दीन बलबन ने बनाया। सराय अदल रहने का स्थान होता है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौन सा कथन जो है सही है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया BCD जो है सही है। तो बी क्या पहला क्या कहता है, यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये गलत है। इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है, सही। इसके मेहराब पर लगे अभिलेखों में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। झाली की केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेखों में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया। इस एक मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। इस मस्जिद में 7 मेहराब तथा 70 स्तंभ है। इस मस्जिद के गुंबद पर लिखे अभिलेख पर सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी का तथा मेहराब पर लगे अभिलेख पर निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में जाली की केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। जबकि भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, चुंबकीय कुतुबनुमा जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है, तो जवामी अल हिकायत का। ठीक है, तो चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ जहीरुद्दीन नस्ल मुहम्मद औफी द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ जवामी अल हिकायत या व
लवामी अल रिवायात में मिलता है। मोहम्मद औफी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश 1210 से 1236 के शासनकाल के दौरान रहते थे। आपको सभी को पता है गुलाम वंश में 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जिसमें गुलाम वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इनका शासनकाल देख सकते हैं 1210 से 1236 के शासनकाल के दौरान रहते थे। मोहम्मद औफी इसी के समय थे। इस पुस्तक में यंत्र उपकरणों सहित ही खोजी जानकारियों के बारे में विवरण मिलता है। यह पुस्तक उनके मंत्री निजाम अल को समर्पित है। अदाब अल हब्र व सुजात नामक ग्रंथ की रचना फ़ाख्र मुदबिर ने किया है। फुतुह सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार मलिक इसामी हैं। मिफ्ताह उल फुजला मांडू मालवा सल्तनत से प्राप्त हुए दुर्लभ शब्दों के संग्रह एवं चित्रकला से संबंधित पांडुलिपि है। अब यहाँ पे मिलान करना है मंगोल आक्रमण और संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। मंगोल आक्रमण और संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तैर बहादुर देख सकते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। तरमा सिरीन जो है ये मोहम्मद तुगलक। शीर मुगल गयासुद्दीन तुगलक और ख्वाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे देखिए मंगोल आक्रमण के समय संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तो तैर बहादुर जो था मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में बहादुर जो थे मंगोल आक्रमणकारी थे। तो इसके किसके समय में हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल उस समय था मुइजुद्दीन बहराम शाह का। तरमा सरीन जो है मोहम्मद तुगलक और शीर मुगल गयासुद्दीन तुगलक। कुतलुक ख्वाजा अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित परियोजनाओं के कालक्रम अनुसार रखे अब देखेंगे कि यहाँ पे कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, देखेंगे हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न प्रयोगों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तुगलक वंश का ही प्रमुख शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल 1325 से 1350 माना जाता है। तो इनको देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन सबसे पहले किया था उन्होंने 1326 से 1327। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया 1329 से 1330। उसके बाद खुरासान अभियान किया 1332 से 1334। फिर कराची अभियान किया 1337 से 1338। फिर से देखते हैं राजधानी परिवर्तन जब बैठा था 25 से, उसके बाद ही 1326 से 27। सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30। खुरासान अभियान 1332 से 1334। कराची अभियान 1337 से 1338। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? तो अब देखते हैं ABC यहाँ पे इसका दिया गया है। ये नेट UGC है, नेट JRF में ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। तो देखते हैं कि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास से पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे पर निर्णय किया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो उसे गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता को मजबूती को दर्शाता है। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, 1336 से 1340 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त है और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। रजिया ने पर्दा त्याग दिया। पुरुषों के समान कुंभा, कोट और कुल्ला टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। मिन्हाज सिराज कहते हैं कि 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन तक शासन किया सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त, प्रजा की शुभ चिंतक, समदृष्ट प्रजापालक व उनकी
अपनी सेनाओं की नेता थी। उनमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के। इसी कारण मर्दों की दृष्टि में सब गुण बेकार था। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता, अधिकारियों का सहयोग था। उसने जुम्मा शुक्रवार की नमाज में लाल वस्त्र, न्याय मांगने का प्रतीक था, धारण करके जनता से सहयोग मांगा था तथा उसने कहा था कि यदि मैं उनके जनता की उम्मीदों को नहीं पूरा करती हूँ तो मुझे निसंकोच दिल्ली की गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा अस्थायी के रूप में दिया। दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था। तो बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग था। इसका अध्यक्ष बरीद मुमालिक कहलाता था। यह राज्य का प्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक व डाक चौकियाँ होती थी। इसके अंतर्गत अनेक बरीद शहरों, बाजारों एवं प्रत्येक आबादी वाले स्थानों को नियुक्त थे। वे गुप्त सूचनाएं बरीद मुमालिक को भेजते थे जिसे वह सुल्तान की सेवा में प्रेषित करता था। सॉरी, आगे देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है उसने मुबारक शाह खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। उसने अल इमाम उल इमाम व खलीफत उल ला की उपाधि धारण की। वह अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। उसने नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। तारिक मुबारक शाही का लेखक कौन था। तो याह्या बिन अहमद सरहिंदी तारिक मुबारक शाही का लेखक था। तारिक मुबारक शाही की रचना याह्या बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। उसने यह ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली पर आधारित निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। पहले यहाँ पर एक वैष्णव मंदिर था। फिर इसी विष्णु मंदिर को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली व भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत में चालगानी के सदस्य संबंधित थे तुर्क से। साम्राज्य विस्तार के बाद साम्राज्य इल्तुतमिश ने इसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चालगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइज़ तथा कुतुबी अमीरों से वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया जिसे दो प्रमुख दल थे, तुर्कदास ताजिक। चालगानी में सर्वाधिक संख्या तुर्क की थी। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ मुमालिक जाना जाता है महालेखाकार। आइए देखते हैं। वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे जिनमें नायाब वजीर, मुशर्रिफ मुमालिक तथा मुस्तौफी मुमालिक विशेष महत्व प्राप्त था। नायाब वजीर से निम्न श्रेणी पद पर मुशर्रिफ मुमालिक महालेखाकार होता था। दीवानी वजारत विभाग में लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन मुशर्रिफ मुमालिक एवं मुस्तौफी मुमालिक नामक अधिकारियों द्वारा होता था। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, जन्नत खान मस्जिद। जन्नत खान या जमायत खाना मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था। वह रक्तपात से घृणा करता था। जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया।
चोरों एवं ठगों के विषय में जलालुद्दीन ने अपनी उदार नीति का ही परिचय दिया। चोरी, लूटमार, डकैती व हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए। सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव में बिठाकर बंगाल की ओर रवाना कर दिया। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज ने। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जो 30 वर्ष तक शासन किए। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था जिसका राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबा द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी किलूगढ़ के महल में हुआ। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और उसने 1 वर्ष तक वहां रहने का निश्चय किया क्योंकि दिल्ली की जनता इलबरी तुर्कों के शासन की 80 वर्षों से अभ्यस्त हो चुकी थी। अतः वह एकाएक जलालुद्दीन के शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? तो वह उत्तरी अफ्रीका से। इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था। शेख फतह अबू अब्दुल्ला था किसका? इब्न बतूता का, जो मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसका मूल नाम था शेख फतह अबू अब्दुल्ला। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और वह 10 वर्षों तक इस पद पर रहा। कालांतर में उसके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के आरोप लगे जिसके कारण सुल्तान उससे अप्रसन्न होकर कारागार में डाल दिया था, किंतु बाद में रिहा कर दिया गया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा, परंतु रास्ते में जहाज खराब हो जाने के कारण वह रास्ते से ही वापस लौट आया। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती थी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में प्रत्येक इक़्तिदार को कुछ भूभाग आवंटित की जाती थी जिसे इक्ता कहा जाता था। इसे भूभाग से होने वाली आय से इक़्तिदार अपना वेतन, सेना पर होने वाले खर्च पर व्यय करता था। इस खर्च के अतिरिक्त जो रकम शेष बचती थी उसे फवाजिल कहा जाता था जिसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक शब्र हाबे सब्र सिंचाई कर यह कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इस कर की दर कुल उपज की 10% रखी गई। इस कर से फिरोज शाह तुगलक को 2 लाख टंका वार्षिक आय प्राप्त होती थी। वह इसे धार्मिक व्यक्तियों विद्वानों के बीच दान के रूप में बांट देता था। फरिश्ता के अनुसार जहाँ पर नहरें नहीं थी वहाँ फिरोज ने बांध बनवाकर 30 विशाल जलाशयों का निर्माण करवाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 7 बांधों का निर्माण करवाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के अतिरिक्त सर्वप्रथम चराई कर लगाया। चराई कर या चरी कर सभी दुधारू पशुओं गाय, बकरी, भेड़, भैंस आदि पर कर था। फरिश्ता के अनुसार साधारण किसान बलाहार जिसको कहते हैं और मुकदम के लिए मवेशियों की निम्नलिखित संख्या निश्चित की गई। खेती के लिए 2 जोड़ी बैल, 2 गायें, 1 जोड़ी भैंस व 10 बकरियां अर्थात ये कर से मुक्त थे। राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बर्नी जियाउद्दीन बर्नी जिसको कहते हैं इस संबंध में विवरण देता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की पैमाइश यानी नाप व्यवस्था, इसके अंतर्गत जोत में आने वाले क्षेत्र के अनुसार किसान को राज्य का हिस्सा देना पड़ता था, को राज त्याग दिया और नस्क और हुक्म में हासिल जमीन की पैदावार को मोटे तौर पर आंकना और बटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया
उसने खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, जिसे किसानों को राहत देने वाला उपक्रम माना गया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की? इसे इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल, जिस शहर में वे ढाले जाते थे, का नाम उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्रारंभ की। सर्वप्रथम 1219 ईस्वी में चांदी के टंके पर उसने एक चांदी टंके पर सिक्के पर टकसाल का नाम बिलाल हिंद मिलता है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल, जिस शहर में वे ढाले जाते थे, का नाम उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्रारंभ की। 1219 में चांदी के टंके पर उसके एक सिक्के पर टकसाल का नाम बिलाल हिंद मिलता है। बलबन ने अलवर, सुल्तानपुर और फखराबाद में नए टकसाल गृह खुलवाए। किसने? बलबन ने। कहाँ पे? अलवर, सुल्तानपुर, फखराबाद में। अलाउद्दीन के स्वर्ण सिक्कों का भार 167 से 170 ग्रेन है। ये दिल्ली व देवगिरी से निर्मित किए गए हैं। इन सिक्कों पर अंकित अनुश्रुति भी पूर्व के सिक्कों से भिन्न है। वह उनमें एक और अल सुल्तान अल आजम अलाउद्दीन वाल दीन अबू अल मुजफ्फर मुहम्मद शाह अल सुल्तान खिलाफते नासिर अहमद मोमिनीन तथा दूसरी ओर सिकंदर सानी यामीन अल दूसरा सिकंदर के साथ टकसाल का नाम तिथि अंकित है। इस प्रकार उसने अपने सिक्कों पर से टकसाल का नाम भी हटा दिया। मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल गृहों से सिक्के निर्मित किए गए, यथा दिल्ली, धार, रणथंभौर, लखनौती, सतगांव, सुल्तानपुर, मुल्क तिरंग, तुगलकपुर, तिरहुत व दौलताबाद आदि। सुल्तानगढ़ी मकबरा था कहाँ पे? तो नसरुद्दीन महमूद का। सुल्तानगढ़ी मकबरा या इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा 1231 ईस्वी में निर्मित है, जो कि कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता था। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसे यहाँ पे व्यवस्थित किया गया। रुकनुद्दीन फिरोज जो है, इनका शासनकाल मई 1236 से नवंबर 1236 तक माना जाता है। अप्रैल मई 1236 से नवंबर 1236, तो यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 महीना का शासन। बहराम शाह 1240 से 1242, मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, जिसको बलबन के इसके बाद बलबन आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना खास में खगोल शास्त्र कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थीं, और जो चाहता था कि इसका उपयोग जो भी इच्छुक हो वो सभी कर सके? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना खास में खगोल शास्त्र, दर्शन, कुतुबनुमा आदि विषयों से संबंधित किताबें जमा कर रखी थी, जो सभी के लिए सुलभ थी। जो भी व्यक्ति चाहे इसका उपयोग कर सकता था। उसके समय संस्कृत से फारसी में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दयालल ए फिरोज शाही थी। फिरोज फारसी भाषा में इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक विद्वान ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? उच्च वंशी, गैर तुर्कीय, विदेशी। इल्तुतमिश ने अमीरों के प्रभाव से मुक्ति पाने तथा अपने प्रशासन कार्य में सहायता प्राप्त करने के 2 नवीन शासक वर्ग को स्थापित किया, ताजिक और तुर्क गुलाम। सबसे इसमें ताजिक एवं उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री निजामुल जुनैदी तथा इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश के समय तक तुर्क गुलाम शमसी गुलाम के स्वामी भक्त थे। इनकी मृत्यु के बाद तुर्की गुलाम अधिकारी अपने को सुल्तान का दास कहने लगे। तुर्की गुलाम के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था। तुर्की गुलाम की नियुक्ति प्रशासनिक व सैनिक के महत्वपूर्ण पदों पर होती थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार थे। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा, और घोषणा की कि मैं राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स
मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। इसे कहा था मोहम्मद तुगलक ने। 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक उलुग खां अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा। इसके पश्चात दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपने रियाया प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटा और अमीरों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इस्लामी के अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक, हर नौजवान बहराम खां के समान मेरा भाई है। राजा मुंदरी अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। वह होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता तथा बर्नी अपनी रचनाओं में उनकी नीतियों का वर्णन किया है। बलबन रक्त और लौ की नीति धारण करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण, निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाना, साम्राज्यवाद एवं राज्य हित की प्राथमिकता दी थी। सिकंदर लोदी ने अफगान राजभ्रातृत्व भाव की जगह तुर्की राजत्व से प्रभावित था। वह कहता था कि यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं, तब मेरे आदेश से सरदार उसे कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताइए। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। वह गुलाम था जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। वह अपनी योग्यता, कुशलता, मौन नेतृत्व से वह 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत मोहम्मद गौरी द्वारा भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ। हसन निजामी तथा फखरे मुदबी जैसे विद्वान उनके दरबार में आश्रय पाते थे। दिल्ली में कुव्वतुल-इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ानुमा मस्जिद बनवाई। मुसलमान लेखकों ने उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया तथा सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खवा कहा गया। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाज सिराज ने लेखक को हातिम द्वितीय कहा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। एक लास्ट क्वेश्चन इसे भी कर लेते हैं। 1232 ईस्वी के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण है? तो वह है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। वह इलबरी जनजाति का तुर्क था। वह ऐबक का दास था। तुर्की अमीरों व सैनिक अधिकारियों ने इसे दिल्ली सल्तनत पर बिठाया। 1229 में बगदाद के खलीफा अल-मुत्सिर बिल्लाह से खिलयत की वैधानिक स्वीकृति व प्रमाण प्राप्त किया। 1231 में ग्वालियर का घेरा डाला गया और 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद विजय कर लिया और इस अभियान की विजय की स्मृति में सिक्का जारी किया गया, जिसमें इल्तुतमिश और उसकी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण करवाया, जो कि उम्मतुल निस्वा के नाम से सिक्कों पर अंकित करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका 175 ग्रेन था। इस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। आरपी त्रिपाठी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो ये है ए और सी यहाँ सही है, यहाँ ध्यान रखना है। राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है। बाहरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा गया, ये गलत है। और बलबन का विचार था कि रानी रिवाजों तथा जीवन शैली का अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, यह तो है, गलत है। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश मामलुक वंश का शासक था, जिसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय पर आधारित था, जो कि निरंकुश राजत्व की नींव रखी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व निभाते खुदाई माना तथा मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसका हृदय देवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। ईश्वर उसे राजसी दायित्व की पूर्ति के लिए प्रेरित और निर्देशित करता है। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा वर्णित तुर्की पौराणिक और अपरा सियाब के वंशज बताया। कुलीन व्यक्तियों से ना वह व्यक्तिगत संपर्क रखता था, ना ही कोई पद देता था। उसने कहा, जब मैं किसी भी तुच्छ परिवार को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसने सिजदा और पायबोस जो पारसी परंपरा थी, उसे प्रचलित करवाया।
इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तानों को पहचानिए, ये कौन है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। उसकी यश दर्शना यात्रा वृत्तांत इब्न किताबुल रहेला जो अरबी भाषा में लिखा है। उसने 1325 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ किया और अन्य देशों से भ्रमण करता हुआ अस्थायी मार्च से 2 सितंबर 1333 ईस्वी को सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 8 वर्षों तक पद पर बने रहे। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल शासक के पास दूत के रूप में चीन भेजने का आदेश भी दिया। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और पुरुष गुलामों को महिला गुलामों से शादी करने के शनिवार का दिन तय किया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में उपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का पुत्र था, जिसका जन्म उसकी हिंदू पत्री बीबी जैला के गर्भ से हुआ था। उसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। उसने सजगनी 6 सीजीतल नामक चांदी की मुद्राएं प्रचलित करवाया तथा आधा और बिख 1/4 नाम से चांदी और तांबे के सिक्के मिश्रित सिक्के चलाए, जिसने धीरे धीरे चांदी के सिक्कों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे और चांदी की मुद्रा जारी करवाया था, जिस पर शासक का नाम, टकसाल का नाम, कलमा का अंकन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा तांबा या जीतल का प्रचलन करवाया गया था। बलबन के सिक्कों पर खलीफाओं के नामों का अंकन मिलता है। सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, राजदरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना, उसकी अनुमति लिए बिना उसके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। उसका मूल नाम अली गुरसाब था। उसने द्वितीय सिकंदर शाह ने पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी। धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए जामिन उल खिलाफत, खलीफा का नायाब की उपाधि भी धारण किया था। उसने विद्रोहों के दमन के 4 अध्यादेश जारी किए: धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन, मद्य निषेध को लागू करना, मलिक, अमीरों, दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामूहिक दावत खानों में पार्टी न करने का आदेश। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण होता है।